हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ हम लोग क्विक रिविजन्स नोट्स देखेंगे, जो भी क्विक रिविजन्स है, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा रिवीजन हो जाए। और अगर पहले नहीं भी पढ़े हो तो आपको नॉलेज इतना मिल जाएगा कि आप वन डे एग्जाम्स क्रैक कर जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो रिवोल्ट था काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इंडियंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस रिवोल्ट को बोला जाता है इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक पहला जंग अंग्रेज के खिलाफ छिड़ा गया था, जिसमें यह उम्मीद थी कि अंग्रेज को इंडिया से मार भगाया जाएगा। एगनेस्ट ब्रिटिश जो पहला वार जो स्टार्ट हुआ था दैट इज 1857। अब देखेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। It was a cumulation of various socio-religious, economic, political, military grievances against British. ब्रिटिश इतना इंडिया के ऊपर सबको परेशान कर दिया था, इतना टॉर्चर कर दिया था हर एक एंगल से, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। तो ये सब प्रॉब्लम के चलते इंडियंस लोग अचानक से अंग्रेज के खिलाफ एक जंग छेड़ गया। ठीक है, ओके, दैट इज ऑन 1857। अल्टरनेट नेम्स क्या इसको बोले जाते हैं दैट इज इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सिपोई मोटनी बोला जाता है, इंडियन मोटनी, ओके, या ग्रेट रिबिलियन, इंडियन इंसोरेशन, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस आर द नेम्स जिस नाम से 1857 को हम लोग जानते हैं। ओके, दैट इज सिपोई मोटनी, सिपोई मोटनी, इंडियन म्यूटनी, ग्रेट रिबिलियन, इंडियन इंसोरेशन, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अलग अलग राइटर्स ने इसको अलग अलग नाम्स दिए हैं। ओके, तो ये क्यों हुआ था, आखिर इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था। रीजन यह था जो चार्टर एक्ट पास हुआ था 1813 में, उन्होंने क्या बोला था, चार्टर एक्ट के थ्रू जो बोला था, एलोटेड 1 लाख रुपीज एनुअली फॉर इंग्लिश एजुकेशन। बोला कि इंडिया में जो है इंग्लिश एजुकेशन को ग्रोथ करना है और उसके लिए 1 लाख अलॉट किया जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड इन 1835 एंड रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकॉले बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे पहले जो इंग्लिश को जो कंपलसरी करने की कोशिश की, इंडिया इंग्लिश जो लैंग्वेज को जो बढ़ावा देने की या उसका इंपॉर्टेंस देने की जो काम किया, वह नाम क्या था, वह नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, तो यहां से इन्होंने क्या किया था कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस यहां से शुरू हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं, इसका सपोर्टर्स क्या था। ओके, हु वाज द सपोर्टर्स, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। इसे हम लोग ब्राह्मो समाज का एक, जो ब्राह्मो समाज का जो फाउंडर है दैट इज राजा राम मोहन रॉय, नॉन एज मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन रॉय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ईश्वर चंद विद्यासागर। राजा टाइटल जो है राम मोहन रॉय को कौन दिया था, अकबर टू ने राम मोहन रॉय को जो टाइटल दिया था। ओके, राम मोहन रॉय जो टाइटल पड़ा था, जस्ट ए मिनट, राम मोहन रॉय जो टाइटल पड़ा था राजा को, वह कौन दिया था, अकबर टू ने दिया था। किसने दिया था, अकबर टू ने टाइटल क्या दिया राम मोहन रॉय को, राजा। क्या दिया, राजा। उसके बाद इधर इसका नाम क्या हो गया, राजा राम मोहन रॉय। ओके, नेक्स्ट है कि सती सिस्टम को किसने अबोलिश किया था, विलियम बेंटिक ने। किसने अबोलिश किया था, विलियम बेंटिक। यह किसके कहने पे, किसने इसको आइडिया दिया कि सती सिस्टम को इंडिया से रिमूव करना, वो जो है राजा राम मोहन रॉय, जिसे मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटिक को सती सिस्टम को अबोलिश करने के लिए कहा गया। एक्चुअली जब इंडिया को रूल किया गया था उस टाइम
गवर्नर जनरल्स या वाइसरॉय ही रूल करते थे। ओके, तो पहले क्या चलता था, गवर्नर जनरल, फिर 1857 के बाद वाइसरॉय आ गए। तो जो गवर्नर जनरल होते थे वही पूरा कंट्रोल करते थे। तो वह जो थे गवर्नर जनरल, दैट इज विलियम बेंटिक थे। इसके मदद से राजा राम मोहन रॉय के कहने पे विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को रिमूव किया। और जो रिमूव किया, लॉर्ड डलहौसी ने जो रिमूव किया, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। 1856 में क्या किया, विडो रीमैरिज एक्ट को रिमूव कर दिया। किसने रिमूव किया, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड डलहौसी। ओके, तो यहां से क्या हो गया कि इंडियन के रिलीजियंस के खिलाफ थोड़ा सा अंग्रेज के प्रति एग्नेस्ट होना शुरू हो गया कि उन्होंने हमारे रिलीजियंस में इंटरफेयर किया है। और जो सती सिस्टम बहुत पहले से चलते आ रहा उसको इन्होंने रिमूव किया। और उसके बाद फिर विडो रीमैरिज एक्ट भी इन्होंने लाया। तो इसके चलते क्या हुआ कि इंडियंस के जो उसका जो रिलीजियस थॉट्स था, तो कुछ कुछ इंडियंस क्या हो गए कि अंग्रेज के खिलाफ हो गए, ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। 1844 में क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज मेड कंपलसरी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। अब इंडियंस को इंग्लिश आती थी नहीं, और 1844 में क्या कर दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है तो उसमें इंग्लिश एक पेपर रहेगा जिसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, या उस पेपर में आपको एग्जाम देना है। तो इंग्लिश एक कंपलसरी पेपर हो चुका था, जिसके चलते उसके चलते भी इंडियंस के अंदर अंग्रेज के प्रति कुछ गुस्सा आने लगा। उसके बाद सोशल सोशल रिफॉर्म्स बाय ब्रिटिश सीन बाय इन्फ्लुएंस, सोशल रिफॉर्म्स भी उन्होंने किया। जैसे कि एबोलिशन ऑफ सती एंड इन्फेंटिसाइड को रिमूव किया, एबोलिशन ऑफ सेलिब्रिटी को रिमूव किया, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस को इन्होंने क्या किया 1847 में लागू कर दिया। नेक्स्ट क्या है कि द नेक्स्ट इज 1850 में क्या हुआ, एक्ट अलाउइंग क्रिश्चियंस टू इनहेरिट एस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब इंडिया में अंग्रेजों ने क्या किया कि क्रिश्चियंस को बढ़ावा देने लगा कि क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाए, या जो प्रॉपर्टीज है क्रिश्चियंस को पावर देने लगा कि इंडियन के प्रॉपर्टीज को कब्जा कर सकता है। उसके बाद विडो रिमोरियज एक्ट पास हुआ 1856 में। तो यह जो कारण था, जो कि सबसे बड़ा जो जंग 1857 में हुआ, यह कुछ कारण थे। और इकोनॉमिक केसेस क्या थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जैसे कि जमींदारी सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया था। कौन इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी कहा जाता है 1793। ओके, तो लॉर्ड डलहौजी ने इसमें किया था जमींदारी सिस्टम, जिसमें कि जमींदार लोग क्या करते थे, लैंड के ऑनर्स जो थे उस पे कर्जा करते थे और मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स वसूली करते थे। और उस टैक्स से फिर जो है अंग्रेज को दिया करता था। तो जो खेती करते हैं, जो फसल उपजाते थे, उसके पास पैसा उसके पास कुछ नहीं रहता था। ज्यादातर जमींदार ले लिए जाते थे और उसको अंग्रेज ले लिया जाते थे। तो ये गुस्सा था किसानों के ऊपर। उसके बाद रेटवारी सिस्टम 1820 में मतलब लागू किया। ओके, उसके बाद साउथ इंडिया में जो भी थे दैट इज रेटवारी सिस्टम लागू किया। उसके बाद महावारी सिस्टम लागू किया। अब ये सिस्टम्स क्या है डिटेल्स में जो पहले क्लासेस हुए उसमें बताए गए हैं। तो ये अभी हम लोग सिर्फ क्विक रिविजन्स में जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें जा रहे हैं, बहुत डिटेल्स में हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि एक एक चैप्टर फिर एक एक घंटा के हो जाएंगे। ठीक है, तो मारवाड़ी सिस्टम ये एक्चुअली कुछ सिस्टम्स जो कि अंग्रेजों ने लैंड के ऊपर लागू किया। टैक्स ऑन होल विलेज इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थन वेस्टर्न में क्या किया, पूरा टैक्स सिस्टम मारवाड़ी सिस्टम के थ्रू लागू किया। दैट इज विलियम बेंटिक। किसने लागू किया, विलियम बेंटिक। तो ये तीन सिस्टम्स था, जमींदारी, रेटवारी और मारवाड़ी, जो कि लैंड के ऊपर लागू किया। जो खेती करते हैं, फसल उपजाते हैं, उसके ऊपर लागू कर दिया टैक्स वसूली करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। अंग्रेजों ने अपना लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लाया। सिस्टम ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे बहुत सारे लॉस लेके आए जिससे जो इंडियंस को परेशान हुआ। उसके बाद और क्या हुआ कि 1770 से लेके 1857 में 12 मेजर माइनर फेमिन्स हुए। क्या हो गया, 12 मेजर्स फेमिन्स। और ये कहाँ हुए ज्यादातर, ये जो है ज्यादातर एक बंगाल में बहुत बड़ा ही, बंगाल उस टाइम बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये पूरा एक बंगाल के कैटेगरी में आता था। तो बहुत बड़ा एक फैमिन हुआ था जिसमें कि बहुत सारे लोग भूख के मारे, अकाल के मारे, अकाल पड़ गए थे, भूख के मारे मर गए। तो उसका कहना था इंडियंस को
कि यह जो भूखमरी हुआ या जी जो फैमिन हुआ है जिसके चलते बहुत सारे जो आदमी लोग मरे हैं, ये अंग्रेज के पॉलिसीज के थ्रू हुआ। किसके चलते हुआ? उसके पॉलिसीज के थ्रू हुआ। उन्होंने जैसे कुछ फसल उपजाना था तो कुछ फसल उपजाने के लिए बोल दिए। ओके। अब मान लेते हैं कि धान उपजाना है, उससे सबको खाना मिलता है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोल दिया कि यहाँ पे कॉटन उपजाना है, यहाँ पे जूट उपजाना है, यहाँ पे टी उपजाना है। ऐसे कुछ फसल थे जो अंग्रेजों ने खामखा अपने रूल्स नियम्स बना के अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अ, लागू कर दिए, जिसके चलते बहुत सारे खाने पीने के फसल्स नहीं उपजे और लार्ज अमाउंट ऑफ फैमिन्स आए और बहुत सारे लोग मरे, जिसके चलते अंग्रेज के खिलाफ गुस्से बहुत ज्यादा हो गया इंडियंस को। उसके बाद और क्या हो गया? सब्सिडी अलायंस। ओके। सब्सिडी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली फर्स्ट साइंड बाय निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद से सबसे पहले साइन किया था सब्सिडी अलायंस के अंदर। उसके बाद नेक्सेशन ऑफ अवार्ड 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 भी उन्होंने कब्जा कर लिया बाय लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी के थ्रू अवार्ड अब अंग्रेजों ने अपने अंदर ले लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू कर दिया। उसके बाद जो है कुछ स्टेट्स जो है अंग्रेजों ने अपने अंदर ले लिया ड्यू टू सब्सिडी अलायंस के थ्रू। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये जो कुछ जो एरिया है सब्सिडी अलायंस के थ्रू अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो अब वहां के जो राजा थे तो उससे क्या हो जाएगा? अंग्रेज के खिलाफ गुस्सा आ गया। नेक्स्ट जो मिलिट्री कोर्सेस है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या कर किया था अंग्रेजों ने? इंडियंस नॉट गिवन डबल सैलरी। इंडियंस को डबल सैलरी नहीं दिया जाता था, जबकि ब्रिटिश को ज्यादा से ज्यादा सैलरी दिया जाता था। और ब्रिटिश सोल्जर्स वेयर सेंट टू वार। अब जैसे ब्रिटिश सोल्जर्स को वार के लिए भेजा जाता था तो साथ में इंडियंस को भी वार के लिए भेजा जाता था और उसका सैलरी बहुत ही मिनिमम मिनिमम होता था। लिमिटेड प्रमोशंस नहीं होते थे इंडियंस में, जो भी मिलिट्री में काम करते थे उसके प्रमोशंस नहीं होते थे। मैक्सिमम प्रमोशन जो होता था दैट इज सूबेदार तक ही रहता था। एक्सक्लूशन फ्रॉम वेल पेड हाई पोस्ट। अब उसे पे नहीं किया जाता था। इंडियंस मिलिट्री में जो भी रहते थे उसको सही से पेमेंट नहीं दिया करता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, फॉरेन ऑफ ब्रिटिश रूल, फीलिंग ऑफ रेशियल सुप्रीमिटी, व्हाइट मेंस बर्डन थ्योरी। अब इंडिया में अंग्रेज लोग व्हाइट थे, इंडियंस उस टाइम थोड़ा ब्लैक था, तो उन्होंने अंग्रेज के ब्लैक इंडियंस के ऊपर क्या किया? अपना आ, उसको परेशान करना शुरू कर दिया। अब रिक्रूट होता था मिलिट्री केसेस में तो उसमें ब्लैक नहीं रखते थे, उसमें सिर्फ व्हाइट रहते, ज्यादातर कोशिश करते थे रखने का। तो ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने शुरू कर दिया। एरोगेंस एंड कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स इंडियंस ग्रोइंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट। अब यह क्या हो गया? धीरे धीरे एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट यानी इंडियंस के ऊपर ब्रिटिश के एग्नेस्ट जो है उसके दिल में गुस्सा धीरे धीरे पनपने लगा। तो इमीडिएट कॉज क्या था? एनफील्ड राइफल्स। यह जो था पीछे पीछे धीरे धीरे, एक होता है ना कि घड़ा का पाप का घड़ा बढ़ जाना, तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने इतना परेशान किया इंडियन के ऊपर, तो इंडियंस बहुत अंग्रेज के खिलाफ बहुत गुस्से में थे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड में थे। तो कुछ ऐसा रीजन ढूंढ रहा था जिस चलते इंडिया के खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग छिड़ जाए। तो वह एक रीजन आ गया कि अंग्रेजों ने हद ही कर दिया। वह क्या था? एनफील्ड रिफल कार्ट्रिज। उन्होंने क्या किया? एक नया कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस कर दिया अंग्रेजों ने। द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड राइफल्स यूज्ड ग्रीस्ड कार्ट्रिज। क्या यूज किया था? ग्रीस्ड कार्ट्रिज विद को एंड पीक फेट। और वह जो ग्रीस कार्ट्रिज जो था जिसको मुंह से खोलना रहता था, वह जो बनता था दैट इज फैट ऑफ को एंड पिग। फैट ऑफ को एंड पिग। और यह को जो है दैट इज बोथ विच ऑफेंड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सिपोइस। ओके। तो यह दोनों क्या है कि हिंदू और मुस्लिम के रिलीजियस भावना को क्या हो गया? ठेस पहुंचा। इंडियंस और मुस्लिम का जो रिलीजियस अपना थॉट है, ओके, दैट इज उसको अंग्रेजों ने क्या किया कि ऐसा किया कि कौ और पीक के फैट से बनाया हुआ, तो उसके रिलीजन्स में क्या हो गया? भावना में इंटरफेयर कर दिया। तो इसके चलते क्या हो गया कि इंडियंस लोग अंग्रेज के खिलाफ आ गया, अंग्रेज के खिलाफ आ गया। तो लीडिंग टू फियर ऑफ रिलीजियस डिफाइनमेंट। तो रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिससे कि रिलीजियस के चलते इंडियंस अंग्रेज के खिलाफ एक अपना जंग करने का ऐलान शुरू कर दिया। द बिगिनिंग एंड कॉज ऑफ द रिवोल्ट।
द बिगिनिंग क्या था कि मार्च 19 1857 सेपोइस एट बैरकपुर, कहाँ पे, बैरकपुर बंगाल, रिफ्यूज टू यूज द न्यू कार्ट्रिज सेपोय मंगल पांडे। अब मंगल पांडे ने क्या किया कि हम जो है, उन्होंने बोला कि हम कार्ट्रिज नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कौ के फैट से बनाया गया था। ओके। और कौ यहाँ पे, इन्होंने कौ जो है यहाँ पे पूजा करते हैं कौ को। तो उसके चलते मंगल पांडे ने क्या बोला कि हम जो है कार्ट्रिज नहीं यूज करेंगे। और सिमिलरली पी क्या होता है, एक जैसे नापसंद वाला जानवर है। तो मंगल पांडे ने ये फ्यूज कर दिया कि हम ये जो कार्ट्रिज है यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे रिलीजियंस के सेंटिमेंट हुए हैं। तो with 34 native infantry fired on his superior and was hanged on April 6। तो जो 34 नेटिव इन्फेंट्री था उस पे ऊपर फायर कर दिया, एंड हिज सुपीरियर जो था उसको अप्रैल 6 को क्या किया, हैंग कर दिया। ओके। ऑन अप्रैल 24 1857 रिवोल्ट बिगन एंड मेरठ 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। 5 sepoys of the 3rd native infantry were hanged, 85 imprisoned। ओके। तो यह खतरनाक एक इंसिडेंट होने लगा, जिन्होंने 5 sepoys ऑफ द 3rd नेटिव हैंग कर दिया, फिर 85 इम्प्रेशन कर दिया। मई 30 रिबिलियस सोल्जर ऑफ मेरठ किल्ड सुपीरियर्स, फ्रीड प्रिजनर्स एंड मार्च टू दिल्ली। ओके। तो 3 मई में क्या किया कि रिबिलियस सोल्जर्स ऑफ मेरठ ने क्या किया, सुपीरियर्स को किल करके, प्रिजनर्स को निकाल के, और मार्च कर दिया कहां की तरफ, दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया। ओके। द नेक्स्ट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह। अब इन्होंने क्या किया कि दिल्ली की तरफ मार्च किया, तो उस टाइम कोई लास्ट जो राजा था, दैट इज बहादुर शाह जफर। ओके। तो उसको क्या किया कि जो मुगल एम्परर थे, तो इन लोगों ने क्या किया कि उसे एक अपना हेड घोषित कर दिया, बहादुर शाह जफर को, कि आप हेड रहिए, आप जैसे जैसे बोलेंगे हम लोग वैसे वैसे करेंगे। आज से एम्परर क्या हेड घोषित क्या कर दिया, एम्परर, आज से एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया बहादुर शाह जफर को। ओके। इन जून 1857 क्या हो गया, रिवोल्ट स्प्रेड टू झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, इलाहाबाद, अवध, रोहिलखंड, दोब, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड ईस्ट पंजाब। मैक्सिमम एरिया में क्या हो गया कि रिवोल्ट स्प्रेड हो गया, रिवोल्ट क्या हो गया, स्प्रेड हो गया अंग्रेज के खिलाफ। कहां कहां, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, इलाहाबाद, और ये वेरियस जगह जो यहाँ पे मेंशंस है, यू शुड गो थ्रू दिस एरियाज। तो इस एरिया में क्या हो गया कि रिवोल्ट शुरू हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। ओके। द नेक्स्ट इज की लीडर्स ऑफ सेंटर्स। अब कौन कौन मेन लीडर्स थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ युद्ध करना शुरू हुआ, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई, झांसी के थे रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ युद्ध लड़ा। और सर ह्यूज रोज जो अंग्रेज थे उसको खिलाफ खा, बहुत बहुत जंग लड़ा लास्ट में, लेकिन किसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई शहीद कर दिए गए। escaped झांसी, कैप्चर ग्वालियर विद टाटिया टॉप। अब वहां से क्या हो गया, रानी लक्ष्मीबाई भागे और टाटिया टॉप के साथ मिलके ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। टाटिया टॉप जो थे वो एक्सपर्ट थे गोरिल्ला वारफेयर में, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो गोरिल्ला वारफेयर करके जो बहुत सारे अंग्रेज सोल्जर्स को जो मारा गया, दैट इज टाटिया टॉप थे। लेड अटैक इन राजपूताना, मालवा, पंचमहल, बंसवाड़ा, एम टू ऑर्गेनाइज बिल्स। कानपुर में क्या था कि नाना साहेब ने क्या किया कि अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ा। सेंड टाटिया टॉप विद 220,000 मैन टू एड रानी लक्ष्मीबाई। ओके। तो नाना साहब, तांत्या टॉप और ये सारे रानी लक्ष्मीबाई सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, जंग लड़ा। बिहार से कौन था, कुंवर सिंह था, जमींदार ऑफ आरा। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। तो ये जो नाम्स है, ये नाम्स इंपॉर्टेंस है, याद रखना। ओके। कि यहाँ से जो है झांसी से कौन थे। ओके। उसके बाद फिर कानपुर से कौन थे, बिहार से कौन थे, जैसे कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह। उसके बाद फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। तो ये नाम्स याद रखना, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देते हैं। ओके। द नेक्स्ट इज कि उसके बाद जब जंग शुरू हो गया, तो धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने क्या किया, सप्रेस कर दिया, अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया, क्योंकि कोई खास लीडर था नहीं। ओके। और अलग अलग जगह, मतलब एक इंडिया के, मतलब एक होता है नेशनलिज्म का, एक कोई एक आइडिया नहीं था इन लोग के ऊपर, लीडर बड़ा था नहीं जो कि सबको लीड कर सके। और अंग्रेजों ने इतना सारे आर्मी थे और उसके पास वेपन्स थे, तो धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया हर एक जगह से, हर एक जो भी
रिवोल्ट हुए थे उसको धीरे धीरे सप्रेस कर दिए। एंड ब्रिटिश शिफ्टेड हेडक्वार्टर फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद ड्यूरिंग द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट में दिल्ली में बहुत ज्यादा जंग था तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कैपिटल शिफ्ट कर दिया दिल्ली टू इलाहाबाद। वीकनेस ऑफ द रिवोल्ट एंड इट्स सप्रेशन, लिमिटेड स्कोप। अब यह क्या था कि हर एक इंडिया में हर जगह नहीं फैला था, यानी डिड नॉट एम्ब्रेस इंटायर कंट्री ऑफ द क्लासेस। हर क्लासेस में या हर एरिया में यह जो है न्यूज नहीं फैला था कि अंग्रेज के खिलाफ जंग छेड़ना है। डिड नॉट स्प्रेड साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में यह स्प्रेड नहीं हुआ था। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एरिया, तो लिमिटेड एरिया में जो रिवोल्ट हुए थे, तो लिमिटेड एरिया में जब रिवोल्ट हुआ तो अंग्रेजों के पास अपना सोल्जर्स थे, वेपन्स थे, तो आसानी से क्या कर दिया उन्होंने, सेप्रेस कर दिया। और उसमें बहुत सारे इंडियंस थे जो कि अंग्रेजों को साथ दे दिया, जिसके चलते अंग्रेजों को एक और पावर मिल गया कि इंडियंस को सप्रेस करने के लिए। ओके। लैक ऑफ सपोर्ट, प्रिंसली स्टेट लाइक स्किंडी ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर, राजपूत रूलर, नवाब ऑफ भोपाल, पाटियाला, नभा महाराजा। तो यह कुछ मतलब नाम्स है जिन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। ऑफ कश्मीर, रानास ऑफ नेपाल, मैनी बिग जमींदार एक्टिवली सपोर्टेड द ब्रिटिश। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों का सपोर्ट दे दिया, अंग्रेजों का क्या किया, साथ दे दिया। तो अब इतना सारे लोग जब अंग्रेज के साथ दे दिए तो अंग्रेज इंडियंस के बारे में जान गए कि इंडियंस का माइंडसेट क्या है, क्या करना चाहते हैं, कहां तक जा सकता है। तो आसानी से कपड़े यानी सप्रेस कर दिए। ओके, क्योंकि अगर इंडियंस अगर साथ नहीं देते तो अंग्रेज को उतना आइडिया नहीं था क्या करना नहीं करना। ठीक है, तो लेकिन जब इंडियंस अंग्रेज का साथ दे दिए बहुत सारी चीजों में, एक्चुअली अंग्रेजों ने क्या किया, पैसा का लालच देके, जमीन का लालच देके, ये वे लालच देके बहुत सारे इंडियंस को अपने अंदर कर लिए और उससे नॉलेज ले लिया और कैसे क्या करना नहीं करना बोल के अंग्रेजों ने फिर अल्टीमेटली सप्रेस कर दिया। और जिसके चलते ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 था, सप्रेस हो गया। अगर उस टाइम इंडिया में एक यूनिटी होती सही से, या इंडियंस अंग्रेजों का साथ नहीं देता, तो उस टाइम हो सकता था कि अंग्रेजों को उसी टाइम मार भगाया होता और उसी टाइम इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई होती, उसी टाइम इंडिया को फ्रीडम मिल गई होती। ओके, तो यह कुछ चीजें उस टाइम हो सकता था पर हुआ नहीं। ओके, और उसके बाद फिर 100 साल के बाद फिर इंडिया को आजादी मिली, और फिर फ्रीडम मिला जो हम लोग आजकल जी रहे हैं। ओके, तो और मॉडर्न एजुकेशन इंडियंस डिड नॉट सपोर्ट ड्यू टू रिवोल्ट बैकवर्ड आउटलुक। उसके बाद जो भी चीजें हैं धीरे थोड़ा सा और बाकी है वह हम आगे क्लासेस देखेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक्स है, मेन चीजें है, वह हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। क्योंकि इसमें डिस्कस जो मेन चीजें है वो मेन चीजें क्या है कि ये रिवोल्ट कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ओके, ये मेन रीजंस क्या थे रिवोल्ट होने का, क्या क्या रीजंस थे, और कहाँ पे किसने फाइट किया, मतलब कहाँ कहाँ से कौन सा किसने किसने फाइट किया, दैट इज कानपुर से कौन थे, बिहार से कौन से थे, झांसी से कौन थे। तो ये जो बेसिक बेसिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वे मैंने डिस्कस कर लिया। और अगर आप इसे अच्छे से फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे और नोट्स बनाएंगे तो मेरा ये उम्मीद है कि वन डे एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो। ओके, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और एक एक करके हम लोग छोटा छोटा करके शॉर्ट शॉर्ट करके समराइज करके हम लोग टॉपिक्स देख रहेंगे। तो आप चैनल पे बने रहें और आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो हम नोट्स तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे तो वहां से भी नोट्स गो थ्रू कर सकते हो। थैंक यू, आज ये तक रखते हैं। थैंक यू ऑल।